नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। देश में इस समय अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बातें अक्सर हम सुनते हैं। देश के प्रधानमंत्री का भी ये विजन है और अपने विजन में वो देश के राज्यों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। वो कहते हैं कि देश के राज्यों की प्रगति ही देश को आगे लेकर जाएगी, तो सभी राज्य भी इसमें अपना अपना योगदान देते हैं। ऐसे एक राज्य मध्य प्रदेश, अब बात थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि अलग अलग राज्य इन्वेस्टमेंट समिट इन दिनों काफी रेगुलरली करने लगे, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत कर दी थी सन 2007 में, काफी पहले, जब बहुत ज्यादा राज्य देश में ये सब किया नहीं करते थे। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है और इस बार भी इसका 7th एडिशन जनवरी में होने जा रहा है। इत्तेफाक की बात यह है कि 2007 में इसको शुरू करने वाले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान थे और आज जब इसका 7th एडिशन होगा, यानी तकरीबन 15-17 साल बाद, तब भी वो मध्य प्रदेश के सीएम है और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि वो खुद हमारे साथ हो और इस पर बातचीत करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और जैसा मैंने आपसे कहा कि 2017 का जो इनॉग्रल समिट था तब आप सीएम थे, 2022 के 7th एडिशन में आप सीएम हैं। बहुत लंबा सफर हो गया, 1-2 साल बीच के मैं छोड़ दूं, करीब 15 साल। इतने साल तक एज ए सीएम रहना किसी प्रदेश का और प्रगति का ये पहिया, इसको आप कैसे बताएंगे? क्या आप वहां जाता हुआ देख रहे हैं एमपी को जहां आप ले जाना चाहते थे? कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमने प्रगति नहीं चमत्कार किया है, जैसे एग्रीकल्चर का हमारा सेक्टर है। अब मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर लगातार कई सालों तक 18 से लेकर 20% के आसपास रही है। दुनिया में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। मध्य प्रदेश केवल कृषि विकास दर के मामले में नहीं, इंफ्रा के मामले में एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में ना तो सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी था। अगर कहीं हम निवेश की बात करते थे तो कहते थे पहले सड़क तो बना लो जाएंगे कैसे वहां। लेकिन आज इंफ्रा का जो विकास हुआ है मध्य प्रदेश में, सड़कों का हमने जाल बिछा दिया, बिजली अब 24/7 भरपूर है, पावर सरप्लस स्टेट है हम। सिंचाई की क्षमता हमने 7.5 लाख हेक्टर थी, बढ़ा के कर दी 45 लाख, और हम 26 तक इसको 65 लाख हेक्टर तक ले जाएंगे। 1-1 इंच जमीन सींच देंगे हम। आप अगर देखेंगे गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया देश में। बासमती राइस हो, सोयाबीन हो, ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें तो सरसों हो, हमारे फल हो, हमारी सब्जियां हो, चमत्कारिक प्रगति मध्य प्रदेश में हुई है। कुछ सेक्टर ऐसे जिनमें अभी हमको और काम करने की जरूरत है और उसका भी हमने पूरा रोड मैप बना रखा है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में हम गरीब परिवार के बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सीएम राइज स्कूल हमने मध्य प्रदेश में शुरू किए हैं। क्वालिटी एजुकेशन कैसे हमारे बच्चों को मिले। हेल्थ के सेक्टर में भी जब मैं आया तो 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 23 मेडिकल कॉलेज हमारे केवल सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर अलग है। तो तेजी से हमने काम किया है, लेकिन और बेहतर करने की गुंजाइश तो सदैव रहती है। नहीं, ये बात बिल्कुल है। तो आप इस समय देश भर में घूम रहे हैं, इनफैक्ट देश और दुनिया सबके जो कारोबारी हैं उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और इन्वेस्ट कीजिए मध्य प्रदेश में। समिट आपका होने जा रहा है जनवरी में। मान लीजिए मैं एक कारोबारी हूँ, तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि शिवराज जी, मैं आपके स्टेट में क्यों आऊं? क्या अलग मिलने वाला है मुझे? उद्योग के लिए जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए वो सब मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। मसलन पहली चीज, आप उद्योग लगाएंगे जमीन पे, हमारे पास भूमि उपलब्ध है। 1.25 लाख एकड़ का तो लैंड बैंक है मेरे पास, जिसके पेन ड्राइव मैंने उद्योगपतियों को दे दिए कि देख लो और उंगली रख दो कि हाँ चाहिए, मैं वहां जमीन दे दूंगा। दूसरी बात, जमीन है लेकिन मध्य प्रदेश में कंपैरेटिवली हमारे पास सस्ती लैंड है। मुंबई के मुकाबले, पुणे के मुकाबले, नोएडा के मुकाबले में, मैं किसी राज्य का नहीं कह रहा क्योंकि मैं सब राज्यों का आदर करता हूं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा राज्यों में होना चाहिए विकास की, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कंपैरेटिवली सस्ती जमीन हमारे पास मौजूद है। फिर उससे एक और महत्वपूर्ण, उससे भी बड़ी चीज है, वो है पावर। बिजली चाहिए, रहीमन बिजली बिन बिजली सब सुन। तो कुल मिला के 24/7 पावर हमारे पास है। पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश। फिर आपको पानी की उपलब्धता चाहिए, हमारे पास पानी खूब है। नर्मदा जी, अलग अलग बने हुए डैम जिनमें भरपूर पानी, उद्योगों के लिए रिजर्व है हमारे पास। फिर आपको चाहिए माहौल अच्छा उद्योगों के लिए।
मसलन कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना रहे, तो मध्य प्रदेश शांति का टापू है। फिर आपको चाहिए स्किल्ड मैन पावर। आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको काम करने वाले बच्चे चाहिए ना जी। तो हमारे यहाँ हमने सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क बनाया। हमारी मॉडल ITIs है, हमारे यहाँ IIT IIM है। तो हमारे पास जैसे ट्रेंड बच्चे आज औद्योगिक जगत को चाहिए, वो बच्चे हम ट्रेंड कर रहे हैं। फिर हमने एक और मॉडल बनाया कि आपको जैसे चाहिए बच्चे, जिस भी ट्रेड में ट्रेंड बच्चे चाहिए, तो सरकार और उद्योग मिला के भी ट्रेंड करते हैं। हम उसमें भी उद्योगों को सहायता देते हैं। ट्रेनिंग के समय के बच्चों में कि ट्रेनिंग में खर्चा लगता है तो सरकार देगी। तो हमारे पास स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धता है। फिर आपके पास एग्रेसिव और प्रगतिशील उद्योग नीति है कि नहीं। ये बात तो हर एक सेक्टर के लिए हमने, टेक्सटाइल सेक्टर हो, गारमेंट का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इथेनॉल हो, स्टार्टअप हो, आपके फार्मा हो, आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, अलग अलग जितने भी सेक्टर हैं, सबके लिए एग्रेसिव हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो इन्वेस्टर फ्रेंडली है। हम आप कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने काफी काम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम पहले 5 राज्यों में हिंदुस्तान में हैं। फिर रियल सिंगल विंडो हमने बनाने की कोशिश की है। हमारी एक योजना है स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज, 30 दिन में अपना उद्योग शुरू करें। मतलब क्लियरेंस तेजी से करते हैं ताकि भटकना ना पड़े, घूमना ना पड़े जी। और इसलिए इन सारी सुविधाओं के कारण मध्य प्रदेश एक आइडियल डेस्टिनेशन है निवेश के लिए। ठीक है, कुछ आंकड़े मेरे पास है सर। जैसे 2007 के समिट में आपके पास 102 MOU आए, 1 ट्रिलियन रुपीस की बात कर रहा हूँ के आसपास का निवेश। 2010 जाते जाते वो 107 हुए, करीब दुगनी हो गई राशि 2.35 ट्रिलियन। 2012 में करीब आप 4.3, 2016 तक के आंकड़े हैं तो करीब 6 ट्रिलियन के आसपास आप पहुंचे और तब प्रपोजल की संख्या 2600 के ऊपर निकल गई। अब मैं उम्मीद करूं कि इस वाले में आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं, अब जो आप सबमिट कर रहे हैं तो ये कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं? अभी हमने कोई टारगेट ऐसे फिक्स नहीं किए कि हम इतने करोड़ रुपया, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही, जैसे अभी हमारी बात हुई तो 45,000 करोड़ का जो प्रपोजल है पेट्रोकेमिकल पार्क के लिए ही आया हमारे पास। फिर अलग अलग प्रपोजल्स, अलग अलग हमारे जो औद्योगिक घराने हैं, और हम केवल बड़े प्रपोजल्स को महत्व नहीं देते। MSME की पॉलिसी भी हमारी बहुत एग्रेसिव है। 42 हमने अलग अलग MSME के क्लस्टर डेवलप कर लिए हैं। तो कोई छोटा उद्योग भी लगाना चाहे, क्योंकि छोटा उद्योग रोजगार बढ़े देता है, तो धीरे धीरे उनके कारण रोजगार की संख्या काफी बढ़ती है, तो उनको भी हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि मध्य प्रदेश की जितनी संभावनाएं हैं उनका दोहन करके हम देश की प्रगति और विकास में योगदान दें और रोजगार के अवसरों को भी सृजित करें और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, पर कैपिटा इनकम बढ़े। तो फोकस हमारा इस पे। तो शिवराज जी, जो आंकड़े मैंने कहे तो MOUs तो साइन होते हुए हमें नजर आते हैं। कन्वर्जन रेट अगर आप बता पाएं कि कितने होते हैं, क्योंकि 100% कन्वर्जन तो शायद किसी राज्य में नहीं है। पहले हम MOUs करते थे, फिर हमको लगा कि कई MOUs उत्साह में हो जाते हैं जी। इसके बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। आप ये मानिए कि जो MOUs आपने किए उनमें से 20-25% जमीन पर उतर आए तो उसको बेहतर माना जाता था, क्योंकि उस समय हम वातावरण बनाते हैं, उत्साह में लोग आते हैं। लेकिन इसके बाद वर्कआउट करते समय फिर कई लोगों को लगता है ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसकी संख्या कम होती है। अब हम वैसे MOU नहीं करते कि केवल कागज पे कर लिए, हम ठोस बात कर रहे हैं। जैसे अब भी हम केवल सबमिट करने नहीं आए, हम तो 1 to 1 उद्योगों से हम चर्चा कर रहे हैं, निवेशकों से हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें प्रपोजल फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो आए 100% का कोई नहीं कह सकता, उनमें से मैक्सिमम जमीन पे उतरे। तो मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि अब लगभग हर राज्य देश का इस तरह के समिट्स करता है और कोशिश करता है कि वो लोगों को लेकर आए, तब आपका काम थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है कन्विंस करने के लिए। मेरे इसमें आनंद इसलिए आता है कि देखिए, आफ्टर ऑल हर राज्य अपने ही है, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। मुझे तो खुशी होती है जब मेरा दूसरा राज्य भी कोई प्रगति करता है, लेकिन अगर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो जाए, होड़ लग जाए कि मैं ज्यादा लाता हूँ कि तुम ज्यादा लाओ, तो उससे फायदा देश का ही है ना। हर प्रदेश बेहतर से बेहतर कोशिश करेगा, इसलिए हर एक राज्य अच्छी कोशिश कर रहा है।
और हर एक राज्य सफल हो जी। और बेहतर करने की कोशिश करें। हम देश से भी लाएं, दुनिया से भी लाएं, तो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देश के हित में है। तो आपके राज्य को एक एडेड एडवांटेज है कि आपकी जो पोजीशन है भारत के अंदर, भारत का दिल वैसे भी मध्य प्रदेश है, क्या वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस समय जो भारत के कई उद्योग धंधे उसमें लॉजिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है, उसका दोहन करने की आप कोई योजना? देखिए, देश का दिल है मध्य प्रदेश, इसलिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में हम अपना निर्मित सामान भेज सकते हैं। इसलिए लॉजिस्टिक हब भी मध्य प्रदेश बन रहा है, वेयर हाउसिंग के लिए मध्य प्रदेश बहुत उपयुक्त है, और कई प्रपोजल्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि अगर हम बनाएंगे तो चारों दिशाओं में हम आसानी से भेज पाएंगे। तो हम उसको भी, हमारी लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग की पॉलिसी भी बहुत प्रोग्रेसिव है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग आए। एक सवाल और, आपने स्टार्टअप्स का नाम लिया। कन्वेंशनल बिजनेस आपके पास आते हैं, हमेशा से मध्य प्रदेश में रहे हैं, पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया और कई इंडस्ट्रियल एरिया, लेकिन स्टार्टअप्स जो कि हम देख रहे हैं कि एक नई इकोनॉमी के नए सूत्रपात धारक हैं और आगे लेके बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या आपने अलग से कुछ किया है? हमने एक स्टार्टअप पॉलिसी अलग ही अपने बच्चों के लिए बनाई है। मसलन हमारे बच्चों को जिनको अपना नया स्टार्टअप प्रारंभ करना है तो प्रारंभ में कुछ पूंजी चाहिए, तो हमने वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया, जिसमें से हम मदद करने का प्रयास करते हैं कि बच्चे का हौसला न टूटे। अगर सपने हैं तो सपने मर ना पाए, सपनों को हम सफल करें। फिर उनको हम उस पॉलिसी के अंतर्गत, वो किराए पे अगर कोई स्पेस लेता है तो उसका एक हिस्सा हम उसको देने का काम करते हैं। वो चीज बनाता है, फिर उसमें भी हम उसको सही प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सहयोग करते हैं। तो पूरी एक पॉलिसी बनाई जिससे हमारे बच्चे अगर स्टार्टअप्स बनाएं तो वो आगे बढ़ सके, कोई बाधा ना है। ठीक है शिवराज जी, आपको थिंकिंग सीएम्स के तौर पे देखा जाता है, वन ऑफ द इंडिया के। एक जो बड़ी समस्या है इस समय पूरे देश में वो है कि देश प्रगति तो कर रहा है, लेकिन जो सेंटर है डेवलपमेंट के वो कुछ चुनिंदा शहर रह गए, मसलन बॉम्बे हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, गुड़गांव, और पूरा लोड उनके ऊपर आ रहा है। तो उनकी प्रगति में तो वो बाधक बन ही रहा है और दूसरे शहरों की प्रगति में भी वो बाधक है। मध्य प्रदेश क्या कुछ ऐसा सोच रहा है? उसके पास एक इंदौर बड़ा सेंटर है, भोपाल है, लेकिन बाकी के शहरों पर कोई फोकस नहीं। हमारा फोकस, हमने अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए हैं। दो चीजें हम और कर रहे हैं। एक, हम अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं जी। ये जाएगा श्योपुर, भिंड, मुरैना से होते हुए दोनों तरफ राजस्थान में जाके और नेशनल पार्क से, नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। ये हम इसलिए बना रहे हैं कि नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, वहाँ सैचुरेशन है और लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं, जमीन भी उतनी नहीं है, तो बाय रोड भी वहाँ से आना चाहे तो 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। एयर कनेक्टिविटी ग्वालियर में अलग है, उसके दोनों तरफ हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, क्योंकि कभी तो वहाँ डकैत हुआ करते थे बीहड़ों में, हम वहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित कर रहे हैं, टाउनशिप्स विकसित कर रहे हैं। वैसे एक नर्मदा एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं जी। अब जो मैंने अटल एक्सप्रेस वे की बात की, बहुत पिछड़ा इलाका है इंडस्ट्री की दृष्टि से। अब जो हम नर्मदा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं अमरकंटक से, मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा से लेकर गुजरात की सीमा तक, पूरे बीच में मध्य प्रदेश से लगभग 950 किलोमीटर का। और उसके दोनों तरफ भी हम लॉजिस्टिक हब, इंडस्ट्रियल पार्क, उन क्लस्टर अलग अलग, उनके लिए जमीन सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जोड़ने वाला, कनेक्टिविटी अगर ठीक रही तो अलग अलग जगह पर भी लोग आ पाएंगे। इसलिए दो प्रयास हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आए। तीसरी चीज, हम MSME, हमने नमकीन क्लस्टर, तो हमने फर्नीचर क्लस्टर, अलग अलग जितने क्लस्टर रहते हैं वो भी अलग अलग हिस्सों में डेवलप करने का हमने प्रयास किया है, ताकि वहां भी लोग जाएं। और धीरे धीरे जा रहे हैं। ये बात सच है कि एक बार जो इलाका डेवलप हो जाता है कनेक्टिविटी और बाकी सुविधाओं की दृष्टि से, लोग फिर वहाँ का कुल मिला के माहौल ऐसा होता है कि चलो वहाँ चलेंगे, ज़्यादा ठीक है, तो ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि चारों तरफ लोग आए। मैंने शुरू में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की। आंकड़े मुझे आपके विभाग से मिल रहे हैं कि 2021-22 में आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रही वो करीब 20% को टच करके, जो कि मैं मानूंगा एक अच्छा नंबर है। क्या अब ये, क्योंकि आप कोरोना हिट थोड़ा ईयर था तो ये नंबर थोड़े प्रोजेक्शन में भी ऊपर दिखते हैं, क्या आप आगे भी मानते हैं कि सस्टेन रहेगी ये ग्रोथ रेट? डबल डिजिट की ग्रोथ हासिल करे, उसका रोड मैप हमने बनाया हुआ है। हर साल 20% बढ़ जाएगी ये तो दावा कोई नहीं करता, लेकिन हम डबल डिजिट में लगभग रहें, ये हमारा टारगेट है। अच्छा, एक चीज और जिसके लिए मध्य प्रदेश की तारीफ भी होती है और वो ये है कि सफाई।
इंदौर आपका जो शहर है वो हर साल ऐसे नंबर ले आता है नंबर 1 की, लोग आप कहने लगेंगे शिवराज जी ने शायद कोई सेटिंग कर रखी है। देखिए, अब केवल इंदौर नहीं है जी, स्वच्छतम राजधानी अगर किसी प्रदेश की है, तो मतलब देश की स्वच्छतम राजधानी किसी राज्य की राजधानी में, वो भोपाल है। ओके। फिर केवल इंदौर और भोपाल नहीं, हमारे बाकी शहरों ने भी सफाई के क्षेत्र में जो काम किया है, स्वच्छता के क्षेत्र में, तो ओवरऑल मध्य प्रदेश नंबर 1 है जी, शहरी स्वच्छता में भी और पश्चिमी जोन में ग्रामीण स्वच्छता में भी। तो स्वच्छता हमारे संस्कार में है, आ गई, स्वभाव में आ गई। प्रधानमंत्री जी से हमको प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के कारण लगातार हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। शायद आपको जान के थोड़ा अच्छा भी लगे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज से जब हम बात करते हैं तो वो एक पहचान उनके दिमाग में ये भी रहती है, अच्छा हाँ इंदौर नंबर 1 रहता है, हाँ ठीक है, सफाई बहुत है, तो पूरे प्रदेश के लिए छवि बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने जैसे आपसे शुरू में भी पूछा, ये सवाल मैं दोबारा इसलिए पूछना चाहूंगा कि 15 साल किसी राज्य का सीएम होना सर बहुत बड़ी बात है। क्या आप अपने सपनों का मध्य प्रदेश, जैसा आप चाहते थे कि मैं इसको वहां ले जाऊं, कितनी दूर खड़े हैं, उससे पहुंच गए हैं या अभी बहुत काम करना बाकी है? नहीं, हमने जो सोचा था वो पूरा किया। जैसे पहले मेरे दिमाग में होता था कि 24 घंटे बिजली दे दूं मध्य प्रदेश को। अब ये बड़ा सपना होता था उस प्रदेश के लिए जहाँ 2 और 3 घंटे बिजली मिलती थी। आज मुझे वो आनंद है कि 24 घंटे बिजली मध्य प्रदेश के घरों को मिल रही है, खेती को हम पर्याप्त बिजली दे रहे हैं, और हम केवल थर्मल पावर नहीं बना रहे, थर्मल के साथ साथ हम विंड से बिजली बना, विंड हमारा फिर हमारा सूरज से बिजली बनाने का वो हमारा उस तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। तो अलग अलग सेक्टर में हमने काफी बेहतर काम किया है। लेकिन मैंने बताया आपको कि कुछ क्षेत्रों में, जैसे हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्रों में मुझे और बेहतर काम होना चाहिए, तो उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टूरिज्म एक और सेक्टर है जहाँ तेजी से लोग आ सकते हैं, रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सकते हैं, उसमें भी हम काफी शिद्दत से, काफी गंभीरता से हम लोग लगातार काम। तो मेरा ये सवाल पॉलिटिकल नहीं है आपसे, लेकिन चूंकि इन दिनों के जो चुनाव होने लगे हैं थोड़े विकासोन्मुखी, स्कूल उसमें आजकल चर्चा में आ जाता है, हेल्थ सेक्टर उसमें चर्चा में आ जाता है, और कोई गलत बात भी नहीं है। आपने कहा कि हम हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग आपके प्रदेश में रही है, लोग आपको बहुत क्लोजली कनेक्ट करते हैं उस चीजों के लिए। क्या इन 2 सेक्टर्स के अलावा कुछ और चीजें हैं जहां लगे कि हाँ मेरा जो फोकस है वो लोगों के ऊपर है? देखिए, एक विकास का प्रकाश आम आदमी तक पहुंचे। हम कहें GSDP हमारा ग्रोथ रेट है 19%, 20%, और गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला, उसमें धन्नू कल्ला पन्नू लल्ला को, तो फिर इस ग्रोथ रेट को क्या करोगे आप? तो ये पहुंचे आम आदमी तक, उसके लिए भी हमने कई तरह की योजनाएं बनाई है, और वो योजनाएं हैं जन कल्याण की योजनाएं, गरीब को लाभ पहुंचाने की योजनाएं, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार का इंतजाम सबके लिए हो, उसका इंतजाम। जैसे हमने एक क्रांति की मध्य प्रदेश में, मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी केवल अंग्रेजी में जी। टैलेंट होते हुए भी, क्षमता होते हुए भी, गांव के बच्चे, किसानों के बच्चे, गरीब के बच्चे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पाते, तो टैलेंट तो है उनका, नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि नीट की परीक्षा हिंदी में भी होती है, मराठी में भी होती है। लेकिन वहां जाके अंग्रेजी का मुकाबला हुआ तो वो डिमोरलाइज हो गए, क्योंकि वैसी अंग्रेजी की समझ उनको नहीं थी। तो मैंने देखा कि कई बच्चे पढ़ाई ही छोड़ देते थे। हमने मध्य प्रदेश में तय किया कि मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में हम कराएंगे, और मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जहाँ मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में हो रही है, और बच्चे उत्साहित है, प्रसन्न है। तो कई ऐसी नई पहल जिससे गरीब के बच्चे भी, लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को भी लाभ हो, ऐसी भी कई पहल मध्य प्रदेश लगातार कर रहा है। आपकी सोच अच्छी है सीएम साहब। 2023 में आपको लगता है कि लोग एक बार फिर आपकी सोच के लिए आपको चुनेंगे? ज्यादा दूर नहीं है। लोगों का प्यार और आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है, विश्वास से आगे भी मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, और वो थोड़ा पर्सनल भी हो सकता है, कि मैंने जैसे आपसे कहा 2007 में भी मुलाकात की थी इन्वेस्टर समिट, और आज 2022 में है। शिवराज सिंह बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, क्या राज है इसके पीछे? कोई अंतर नहीं, जरा सा भी? देखिए, अब आप विनम्र रहें, जीवन का लक्ष्य तय करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, दिनों रात काम करें, और जनता को भगवान, यहाँ मेरा मतलब आपकी फिटनेस से भी है। अच्छा वह काम करते रहते हैं इसलिए फिट रहते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बात तो हो रही थी इन्वेस्टमेंट समिट के ऊपर जो कि होने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन उसी बहाने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और चीज़ों को लेकर काफ़ी सारी बातचीत हुई। इन्वेस्टमेंट समिट होते रहते हैं और राज्यों में
चलते रहते हैं, लेकिन हर राज्य की कोशिश यही कि वो अपने यहाँ प्रगति के कुछ नए आयाम को सेट करे, कुछ नई चीज़ों को बनाए। तो देखते हैं ये इन्वेस्टमेंट समिट कैसा होता है, क्या ये कुछ नई सौगातें लेकर आता है मध्य प्रदेश के लिए और राज्यों के लिए। नमस्कार।